गुड इवनिंग बच्चा लोग। बेटा एक बार कंफर्म करिए आप लोगों के एंड पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, सभी लोगों के एंड पे क्लियर। अब देखो लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। हमने बेसिक आपको डेफिनेशन समझाई थी लास्ट टर्म पे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? तो अगर मैं बहुत इन जनरल और बहुत बेसिक वे से बात करूं, तो कोई भी कर्व दिया हुआ है, कोई भी हमारे पास कर्व है, इन जनरल अगर मैं डिफरेंशिएशन को डिफाइन करूं, कुछ भी इस तरीके से कर्व दिया है और अगर मुझे इसके किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट पी पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली स्लोप को फाइंड आउट करने के मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप उस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो और ये थीटा को फाइंड आउट कर लो, तो ये स्लोप आपको डायरेक्टली मिल जाता है। कितना? ये टैन थीटा। अब इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो मुझे एग्जैक्ट कर्व प्लॉट करना पड़ेगा और फिर टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरे पास सेकेंड मेथड क्या है कि अगर मेरे पास ये कोई y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर एन, कोई फंक्शन। तो ये सेकेंड मेथड मेरे पास क्या डिफरेंशिएशन का है कि अगर मुझे इस पॉइंट p की अगर मैं बात करूं, ये x1 पॉइंट है, तो दूसरा मेथड क्या है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब y को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और हम यहां पर x की जगह क्या पुट कर देते हैं? x इज इक्वल टू x1, तो ये मेरे पास डायरेक्टली स्लोप निकल आता है। तो ये हम लोगों ने बात लास्ट टाइम पे पूरी तरीके से कंप्लीट की थी। मेरी बात से सभी लोग सहमत हो? कोई इशू नहीं होगा इसमें किसी को? अब ध्यान दीजिए सभी लोग मेरी तरफ। तो ये हमारी तो बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो हमने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे, इनफैक्ट मैंने एक ही या दो फॉर्मूले बताए थे। तो उसमें क्लास पे कई लोगों का डाउट आया कि उन्हें चेन रूल में प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं उसको फिर से समराइज कर देता हूं, बेटा ध्यान से समझिए सभी लोग। देखो एक फॉर्मूला मेरे पास था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन है। देखो जब भी कोई हम फंक्शन लिखते हैं, बेटा सभी लोग जब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा कहीं पे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या, देखो इसका क्या मीनिंग क्या हुआ? देखो इसका मतलब है y को हम किसके टर्म में लिख रहे हैं? इन टर्म ऑफ x। x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये ग्राफ है, तुम इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो x की अगर कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक y की फिक्स वैल्यू आ रही होगी। जैसे अगर मैंने कहा x1 हमने पुट किया, तो इस x1 के करस्पॉन्डिंग y की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होगी, वो आपके पास क्या होगा? वो y1 होगा। तो ये हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंड कर रहा है, आप जो वैल्यू x की पुट करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो ये कभी भी मैं यहां पर लिखता हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। लेकिन एक बार अगर तुमने x कोई पर्टिकुलर पुट किया, जैसे x1 पुट किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? वो एक पर्टिकुलर y1 होगी आपके पास। तो उसी तरह मेरे पास फंक्शन बताओ ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स इंडिपेंडेंट और y हमारे पास डिपेंडेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला आपको याद कराया था। बेटा ये फॉर्मूला तो एग्जैक्टली आपको मगअप करना था। क्या फॉर्मूला था आपके पास? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। मैंने ये एक फॉर्मूला आपको याद करा दिया था। ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड, हमने इसी को जो है ना, हमने अब यहाँ पे बात की थी चेन रूल की। सभी लोग एक बार बेटा समझ लीजिए आप लोग, मतलब आज पूरी क्लास में हर जगह हम चेन रूल की बात करेंगे। मेरे पास अब यही फंक्शन क्या दिया हुआ? y
ax प्लस b की पावर n। अब ये फंक्शन दिया है, यहां पर एक वेरिएबल था, अब यहां पर अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, दिस इज d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b की पावर n। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हम तो ये जानते हैं फॉर्मूला कि x की पावर n ये इतना होता है। तो हमने इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया, ax प्लस b, ये हमने t मान लिया। अब देखो जब मैंने इसको t माना है, तो अब बताओ मेरे पास ये क्या हो गया, बेटा ये तो नोट कर ही लिया, बता रहा हूं। तो अब अगर मुझे t इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, ax प्लस b अगर लिया, तो बताओ अब मेरे पास ये फंक्शन हो क्या गया, ये मेरे पास हो गया d बाय डी एक्स ऑफ, बताओ अब ये t की पावर n हो गया। अब देखो मैंने बताया था हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बताओ ये आपका t का फंक्शन है, और हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है देखो, अगर ये x है तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x है तो x के रिस्पेक्ट में। अगर यही आपके पास ये होता t की पावर n अपॉन dt, देखो दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका फॉर्मूला से क्या होगा, n इंटू टी की पावर n माइनस वन। मतलब दोनों चीजें आपके, अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी आपके पास x होना चाहिए, बट यहाँ पर है नहीं, तो इसके लिए मैंने चेन रूल, यही तो था, हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, बताओ ये हो गया t की पावर n अपॉन dt, और इनटू बताओ ये कितना आ गया, dt बाय dx। अब बताओ यहां पर भी t है, अगर मैं इस केस की बात करूं, और यहां पर भी t है। अब बताओ दोनों फंक्शन सेम हो गए आपके पास। अब बताओ इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, n इंटू टी की पावर n माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हो गया n इंटू टी की पावर n माइनस वन, ये हुआ। अब मुझे क्या चाहिए यार, मुझे dt बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब t को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। अब बताओ ये हमने t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिया था। अब बताओ यहां पर अगर मैं dt बाई डी एक्स की बात करूं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, और अगर ऐसा है तो बताओ यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस, बेटा ये मैंने आपको गिवन दिया हुआ है कि यहाँ पर a और b क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ये हमेशा गिवन होगा। तो बताओ अगर ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू जीरो हो गई। बताओ यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा dx अपॉन dx, dx अपॉन dx वन हो जाएगा, तो ये वैल्यू a हो जाएगी। तो डायरेक्टली मैं अगर dt बाई dx की वैल्यू लिखूं, a हो गई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू मैंने क्या लेट किया था, ax प्लस b की पावर n माइनस वन। बताओ अब मेरी बात से सभी लोग सहमत हैं, बेटा जिन लोगों को भी डाउट था। अब मैंने कहा कि यार ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस, लेकिन अब हम लोग एक्चुअली कोई मैथ्स में थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हमें तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम हर जगह पे इतना टाइम नहीं डिवोट कर सकते कि पूरा एक एक स्टेप को सॉल्व करें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या बताया था, इसके लिए डायरेक्टली मैंने बताया था, अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n है, मतलब यहां पर जो डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर अगर वन है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है या टी है, अगर ये वन है आपके पास, तो हम इसको डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको बाहर लिख दो मल्टीप्लाई में, और सिंपली इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो बताओ ये क्या होगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n। ये हमने आपको डायरेक्ट मैथड, ये जो बाहर लिखते हैं ये क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है, इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाकी इसमें सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। ये हमारे पास
ये ट्रिक है जिससे हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखते हैं। बात सभी को क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? बेटा ये जिसका भी डाउट था पूरी तरह सहमत हो सभी लोग? ओके, अब देखो ये बात हम लोगों ने की, सभी को कंसेप्ट भी क्लियर है और ये डायरेक्टली हमारे पास ट्रिक भी आ गई, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसको क्वेश्चन में। क्लियर? अब देखो ध्यान दो, अब इसी में एक बात ध्यान रखिए, देखो कई बार क्या होता है जब भी हम ट्रिक बताते हैं ना, तो हम लोग उसको कई जगह जो है ना डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, जबकि वो ट्रिक वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो अगर मैं इसी केस की बात करूं यहाँ पर, देखो इस ट्रिक में इनफैक्ट ये हर जगह ट्रिक एप्लीकेबल है। लेकिन अगर यही कोई फंक्शन आपके पास ऐसे दिया हुआ है, लेट से मेरे पास पूछेगा डी बाई डी टी ऑफ 4t² प्लस 9, t² टी क्यू और इसकी पावर जो है ना ये 55 दी है, 54 दी हो, ये दिया हुआ है। अब देखो ये इस ट्रिक में कवर नहीं हो रहा है, नहीं तो बेटा आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये इसमें ट्रिक में कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं इस ट्रिक की बात कर रहा हूं तो मैंने क्लियरली बोला मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, वो आपके पास एक्स होनी चाहिए। यहाँ पर पावर आपके पास 2 है, तो अब मुझे वही अपने बेसिक मेथड पे जाना चाहिए। अब बताओ मुझे ये करना है, तो मैं इसको कैपिटल एक्स लेट कर लेता हूँ, 40² प्लस 9, ये कैपिटल एक्स हुआ। अब बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एक्स की पावर 54। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम, मेरे पास ये फंक्शन कैपिटल एक्स का, ये फंक्शन टाइम का है, मुझे क्या चाहिए होगा, कैपिटल एक्स में ही चाहिए होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनटू डी कैपिटल एक्स डिवाइड बाई डी कैपिटल एक्स। अब बताओ ये क्या हो गया, डी इंटू कैपिटल एक्स की पावर 54 डिवाइडेड बाई डी कैपिटल, अब बताओ दोनों सेम उसमें आ गए, और इनटू बताओ क्या आ गया, डी कैपिटल एक्स बाई डी टी। अब बताओ ये x अगर मैंने लिया है, तो बताओ यहाँ पर d कैपिटल x बाई डी टी की बात करूं, बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज d बाई डी टी ऑफ 4t² प्लस 9। ठीक, अब बताओ अगर ये 4t² प्लस 9 है, तो इस केस में बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज 4 d बाई डी टी ऑफ, कॉन्स्टेंट है तो t की पावर 4 प्लस d बाई डी टी ऑफ 9। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंट, तो ये आपका जीरो, बताओ यहाँ पे t² का क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू टी की पावर 2 - 1। तो बताओ ये आपके पास 8t हो गया। बताओ क्या मेरे पास d कैपिटल x बाई डी टी की वैल्यू आ गई? अगर ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो बताओ अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ये 8t हो गया, और इसको सिंपली क्या करेंगे, 54 कैपिटल एक्स की पावर 54 - 1, ये यही तो। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे कैपिटल एक्स की, तो बताओ ये क्या हो गया, दिस इज 8t इंटू 54 40² प्लस 9 की पावर 53। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो? तो जब भी आपके पास कोई केस आएगा, तो डायरेक्टली तब फॉर्मूला लिखते हैं जब वहां पे पावर क्या हो, 1 हो, तब हम इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, अदरवाइज फिर हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ये दो केस थे जिसमें कई लोगों को यार समस्या थी। ओके, बात सभी को क्लियर पूरी तरह? बेटा यहाँ पे कितने भी टर्म हो, 2 टर्म हो या इससे ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हर बार भाई, अगर ये होता आपका 4t² प्लस 10t प्लस 11, तब भी हमें सेम इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता। अब सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो, बेटा देखो अभी मैं आपको ये
स्टेप समझा रहा हूँ। एक बार जब हम ये यूज टू हो जाएंगे ना, तो हम डायरेक्टली इसको आंसर ये लिखने लगेंगे, हमें कोई स्टेप की जरूरत नहीं। बट अभी हम लोग इनिशिएशन वाले स्टेप पे हैं, तो इसलिए हम सब स्टेप को समझ रहे हैं। फिर एक बार तो हमें समझ में आ जाता है कि बेसिकली जो ये लिखा है इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होता है। अब बताओ, इसका डिफरेंशिएशन एक टाइम बाद आप डायरेक्टली याद हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8t। तो बस इसका डिफरेंशिएशन जो हमें लिखना है वो लिख दिया 8t, और बाकी अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है। तो बताओ n इंटू एक्स की पावर n माइनस। तो अभी हम लोग खुद डायरेक्टली लिखने लेंगे, इतनी मेहनत हम कभी नहीं करने वाले। लेकिन ये अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो। फिर हम लोग स्टेप रिड्यूस करना तो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं। देखो, जैसे हम लोग एक पाई की बात करते हैं, पाई इज 3.14। इसी तरह एक कांस्टेंट हमने और आपको बताया ई की वैल्यू होती है 2.718, ये भी एक कांस्टेंट है ई आपके पास, ठीक। अब एक फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। जानना ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूला ई की पावर एक्स ही रहता है। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की। अब वो कोई भी फंक्शन ऑफ तुमको ने टाइम के साथ लिखना है, तो डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी। बताओ ये क्या होगा, वो ई की पावर टी है। मतलब ये वेरिएबल दोनों अगर सेम है तो ई की पावर टी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ई की पावर टी के बराबर होगा। अब मैं यहां पर दो फॉर्मूले दे रहा हूं, जल्दी से मुझे डिफ्रेंशिएट करिए सभी लोग। ए एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है आपको। और सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x² प्लस 2x प्लस 9। चालू हो जाओ बेटा। ये दो का आपको फॉर्मूला। बस सभी लोग जस्ट सोच समझ के आंसर करिए, कुछ भी रैंडम मुझे आंसर मत करो। आपके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपने माइनर सी भी मिस्टेक कर दी ना, तो इसका प्रॉब्लम समझते हो क्या होगा। हमने पूरा आपको, आपने पूरी फिजिक्स लगाई, सब सही है, और लास्ट में आपने जो मैथ्स लगानी थी वो गलत कर दी। तो जो फिजिक्स का पार्ट आपने सही किया उसका भी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, कोई स्टेप मार्किंग तो है नहीं। अगर आपने ए पार्ट सही टिक किया तो वो आपका आंसर है। हाँ भाई, फर्स्ट का क्या आएगा। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, कई लोगों ने सही आंसर किया है, मुझे ये आपको बताना है। अब मैं कहूंगा यार मेरे पास स्टैंडर्ड तो मुझे ये पता है, तो हमने कहा स्टैंडर्ड अगर ये पता है, टी ए एक्स प्लस बी लेट कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी। अब बताओ मुझे, तो अगर टी है तो क्या करना पड़ेगा, डी टी बाई डी टी करना पड़ेगा, चेन रूल। बताओ ये हो जाएगा डी इंटू ई की पावर टी अपॉन डी टी। बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ इसका तो फॉर्मूला पता है, अगर कोई भी टी का फंक्शन तो ये यही रहेगा। बताओ ई की पावर टी। अब मुझे डी टी बाई डी एक्स, बताओ टी ये लिया तो यहां से डी टी बाई डी एक्स की बात करें, डायरेक्ट अब लिखते हैं। बताओ ये क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी। बताओ ये तो जीरो हो गया, ये वन हो गया, बताओ सिर्फ ए बचा, तो बताओ आंसर क्या हो गया आपका, इंटू ए। तो ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। बताओ वो यही तो आंसर हुआ। पहले तो मेरी बात से सहमत।
अब इसको तो आपको डायरेक्टली मैंने याद कराया है। बताओ यहाँ पर x था, बताओ इसकी जगह ax प्लस b कर दिया। बताओ ये आपके लीनियर है, तो लीनियर के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, x का कोफिशिएंट बाहर रख दो बस। तो x का कोफिशिएंट हमने a बाहर रखा। अब बताओ इसका जो एज इट इज फॉर्मूला जो भी है वो अप्लाई कर दो। तो बताओ e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x है, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर ax प्लस b। पहले तो ट्रिक एप्लीकेबल है ना यहाँ पर? अरे हाँ या ना? डायरेक्टली ट्रिक है। क्यों ट्रिक हमने अप्लाई की यहाँ पर? उसका रीजन ये था कि यहाँ पर ये आपके पास लीनियर था, मैक्सिमम डिग्री आपके 1 के बराबर थी, और बाकी ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हाँ, इसका आंसर करिए बेटा। हमने यहाँ पे अब समझो यार, किसका था। अर्पित ध्यान दो बेटा, तुम्हारे पास जब एक टाइम का है, तो मतलब टी है, कुछ टाइम नहीं टी है कुछ, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसको टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जबकि यहाँ एक्स है, तो इसलिए हमने dt से मल्टीप्लाई कर लिया, टी को इसके साथ ले गए। अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर। ओके, अब इस पे आते हैं भाई। देखिए मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं, e की पावर 3x² प्लस 2x, बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री बताओ क्या है, 1 नहीं 2 है आपके पास। फिर क्या करना पड़ेगा, वही सेम मेथड, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 9। अब बताओ ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ, बताओ इस पूरे का e की पावर t। बेटा ध्यान देना अर्पित फिर से। अब बताओ ये t है, यहाँ x है, बताओ इसको डिफरेंशिएट होने के लिए बताओ क्या होना चाहिए, dt चाहिए ना, तो इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dt कर लिया। अब बताओ ये क्या हो गया, दिस इज d इंटू ई की पावर t अपॉन dt, और मल्टीप्लाई में बताओ क्या बचा, dt बाई डी एक्स। अब देखो इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि अगर ये है तो बताओ क्या होता है, e की पावर t, तो ये तो सिंपली e की पावर t हो गया। अब मुझे बस dt बाई डी एक्स निकालना है। बताओ dt बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9। 9 एक कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा, और ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो ये 1, बताओ ये कितना आ गया, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, दिस इज प्लस का 2, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 6x प्लस 2। बताओ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 6x प्लस 2। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2, और e की पावर t जिसे रखा था उसको वैल्यू पुट कर दो, 3x² प्लस 2x प्लस 9। तो बस हम करते क्या है, इसका जो भी हम t लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब ये धीमे धीमे खुद आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग डायरेक्टली लिखे, आपको ये सब स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। बेटा सुकृत तुम्हारा गलत हुआ है। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड, जैसे x की पावर n का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमें याद रखना पड़ेगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फिर ये उसके जो है ना एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, इनके सबके डेरिवेशन भी हैं, बट बेटा वो आपको मैथ्स में कराए जाएंगे।
हाँ बेटा, इसमें ई कांस्टेंट है, वो भाई जो हमारे पास ये फॉर्मूला था यार, यहां पर ये एक्स वेरिएबल था, उस पे एक पावर फिक्स थी, तब इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1 था। ये फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, यहां पर आपका जो ये बेस ये कांस्टेंट है, इसकी पावर वेरिएबल है, तब इसका फॉर्मूला e की पावर x है। दोनों में बहुत डिफरेंस है आपके। हाँ बेटा, जिन लोगों का बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू आ रहा है ना, वो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। और बाकी रिपीट क्लास तो कल होगी, जो नहीं अगर समझ में आया तो वो आप रिपीट क्लास में अटेंड कर, जो भी स्किप हो गया आपका। चले, मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। बेटा पाई के लिए फॉर्मूला नहीं, ये ई की पावर एक्स के लिए फॉर्मूला है। अब देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, ये कोई भी कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला था, ये सिर्फ हमने किसके लिए फॉर्मूला बताया, जब यहाँ पे ई की पावर एक्स होगा। थोड़ा प्रिसाइज ध्यान दो। अब देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो बिल्कुल आपको डायरेक्टली मगअप करने। जैसे मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, क्या क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, आपको ये नहीं समझना है ये कहां से फॉर्मूले आए, आपको एग्जैक्टली मगअप करना है इनको, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये आपके पास होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ट्रिग्नोमेट्री के ये टोटल फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जैक्टली मगअप करना है। अब जैसे अब देखो, इसमें हमारे पास क्या वेरिएशन आ जाता है, अगर अब यही मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, आप लोगों को इसकी वैल्यू लिखनी है। अब देखो, अब ये मेरे लिए काफी आसान हो गई चीजें। क्यों आसान है,
क्योंकि अगर मैं इन सभी केसेस की अगर बात करूं तो इन सभी में क्या है, आप क्या बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो हम क्या चेंज आता, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है बस उससे मल्टीप्लाई कर देते, बस इतना। बताओ डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके पास। ये अगर मैं बात करूं बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, बस इसमें ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये आपका कॉस होता है तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर एक ए से मल्टीप्लाई होगा, बाकी वही रहेगा माइनस का साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैं अगर इसकी बात करूं यहाँ पर तो ए से एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वही रहेगा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर ए इंटू माइनस का कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। मैं बात करूं यहाँ पर दिस इज ए इंटू सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी tan of ax plus b. This is a into माइनस का कोसेक ax plus b into cot ax plus b. तो ये ट्रिक बेटा डायरेक्टली बहुत हेल्पफुल होती है, हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं। अरे बेटा अभी रीजन समझ नहीं है हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, फिर से उसको टी। बेटा थोड़ा फोकस करो यार क्लास पे, ऐसे अभी तो इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूँ, ए कहां से आया। बच्चा गर्वित ध्यान दो। अब जैसे ये पहला वाला केस है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मुझे फाइंड आउट करना है। अब बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो जो फॉर्मूला मेरे पास है वो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमें पता है कॉस एक्स होता है। तो फिर इसके लिए हमने क्या किया, जो ये ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है इसको हमने टी एज्यूम कर लिया, वही सेम चेन रूल। तो बताओ क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, बताओ ये हो जाएगा साइन टी। अब बताओ ये है टी, यहां पर है एक्स, तो बताओ सेम उसमें लाने के लिए बताओ क्या किया, डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बताओ दिस इज डी बाई डी टी ऑफ साइन टी और इनटू बताओ क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ अगर ये है तो बताओ यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। बताओ दिस इज डी बी बाई डी एक्स। बताओ ये तो कांस्टेंट का डेल, बताओ ये डी एक्स वन ये ए होता है, तो बताओ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए इंटू साइन टी का बताओ क्या होता है, कॉस टी। अब टी जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। गर्वित बताओ मेरी बात से सहमत। हाँ ये तो तुम जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन इसके जो बेसिक ये फॉर्मूले हैं ये आपको मगअप करने पड़ेंगे, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। चलिए एक मुझे आंसर बताइए, डी बाय डी टी ऑफ ई की पावर कॉस टी। चालू हो जाओ। ये ई वही स्टैंडर्ड वाला ई है 2.71, ठीक है ना। बेटा हृदयांश गलत है, थोड़ा टाइम लो फिर आंसर करो।
आयुष गलत है बेटा। हाँ प्रणव परफेक्ट आंसर। हाँ अर्धांश अब सही है। ज्ञानेश एक्स की वैल्यू भी पुट कर दो, करेक्ट है। मेधा परफेक्ट आंसर। अब कई सारे लोगों का मेरे पास आंसर आ गया। देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो। अब बताओ, मैंने एक ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला और ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक। अब देखो ध्यान से देख। अब ये था डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर साइन टी कॉस टी। अब हियर हमारा कोई कन्वेंशनल फॉर्मूला तो है नहीं। हमने तो ई की पावर एक्स या ई की पावर टी जैसा पढ़ा। क्या करते हैं यहाँ पर, वही हमने क्या लिया, कैपिटल एक्स को हमने कॉस टी ले लिया। अब बताओ ये डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर क्या हो गया, एक्स आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये, यहाँ एक्स है यहाँ टी है, तो वही सेम मेथड आपके पास, dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो गया डी ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स। और ये क्या आ गया, डी कैपिटल एक्स बाई डी टी। अब बताओ अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे डी कैपिटल एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन टी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। और आपको पता है ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। एक्स जिसे लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर साइन टी। बोले तो पूरी क्लास मेरी बात से सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस आते हैं यार एग्जाम। हमें से फॉर्मूले इस तरीके से एप्लीकेशन मिल जाते हैं, नोट कर लीजिए। अब बेटा कॉस टी को हम लोगों ने कैपिटल एक्स एक नया वेरिएबल ले लिया। अच्छा ये मैंने यहाँ पे, अच्छा हमने साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन। चलिए भाई, तब बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए। अरे अच्छा यार, ये यहाँ पर ठीक एक्स कॉस टी था ना। बस आप लोग हमें इसी का बताते हो कि यहाँ पर साइन को कॉस कर लो। चलिए अब मेरी तब ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखो इसी में हमारे पास आते हैं। अब आप सभी लोग बेटा लॉग फंक्शंस पढ़े या नहीं पढ़े हैं? शायद आईसीएससी में होंगे लॉग फंक्शन। किसी ने नहीं पढ़े आप लोगों ने? सीबीएसई में नहीं होंगे शायद। देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दो मेरी तरफ सभी लोग। मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक्स, बस ध्यान। लॉगरिदम फंक्शन की बात करें, देखो यहाँ पे हम लॉग की बात करते हैं, दिस इज लॉग। ये यहाँ पर ई वही वाला, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और इसके साथ ये यहाँ पर एक्स होता है, ये फंक्शन है। सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। अब बताओ ये यहाँ पर जब भी मैं लॉग की बात करता हूँ, लॉग ये यहाँ पर बेस होता है। बेस कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेस हमारे पास क्या ई,
और ये कोई भी वेरिएबल है, एक्स हमारा कोई फंक्शन। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं लॉग फंक्शन। तो ये लॉग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास लॉग एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हो सकता है ये। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ये आपको वेरिएबल लॉग टू द बेस आपको 10 भी मिल सकता है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर ये बेस आपको क्या मिल सकता है, वो बेस 10 भी मिल सकता है, और उसके साथ ये वेरिएबल आपके एक्स है। बात सभी को क्लियर? तो इसका भी एक फॉर्मूला याद रखिए, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ई और इनटू एक्स। तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, दिस इज 1/x। अब ये एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है ना? नोट करिए बेटा। लॉग फंक्शन क्या होता है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखो यहीं पे अगर, अब देखो अगर यही आपके पास ये फॉर्मूला हो डी बाई डी एक्स हो लॉग टू द बेस ई इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक? अब देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ई एक्स, वो बताओ क्या होता है, 1/x। बेटा ई तो एक कांस्टेंट है ना, ई तो फिक्स्ड है। ई की वैल्यू क्या है, 2.71। जब यहां पर ई होगा तब फॉर्मूला 1/x होगा। अगर ये आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस कोई और है बेस, मतलब लेट ए ले लेता हूं मैं जनरल, अब ए की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी हमें पता नहीं है, अभी देखेंगे। अभी मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता है, मुझे सिर्फ इसका फॉर्मूला पता है। क्लियर बात? यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई वैल्यू ए भी हो सकती है। लेकिन ये फॉर्मूला 1/x तब होता है जब यहाँ पर बेस कितना होता है, वो ई के बराबर होता है। अब बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ फिर से ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है, तो बताओ क्या डायरेक्टली अगर मैं इसे लिखूं तो बताओ ए का एक्स का कोविशन ए बाहर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है 1/x। तो बताओ उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला 1/ax प्लस बी। बताओ वो यही तो हुआ। पहले तो मेरी बात से सहमत हो सभी लोग? कंप्लीट करिए। अच्छा अब देखते हैं आप लोग कितना लॉग फंक्शन आता है। अब जब सभी लोग ट्राई करो, देखते हैं लॉग। अब ये आपके ए कोई भी कांस्टेंट है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है आपके, और ये आपके इंटू एक्स। चलिए फाइंड आउट करो इसका फॉर्मूला सभी लोग।
देखो कहाँ पे आप लोग फंस गए, यहाँ पे देखो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम लोग एक बेस चेंज फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान, जैसे ये हमारे पास है लॉग, बेटा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने लॉग अगर नहीं पढ़ा तो मेरी तरफ ध्यान, ये है। अब मैं इसका बेस बताओ क्या ए है? मैं बात कर रहा हूं बेस चेंज फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब मुझे इसका बेस चेंज करना है, कोई किसी भी बेस में जा सकता हूं। लेट मैंने कहा मुझे इसका बेस जो है ना स्मॉल एम चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है लॉग एक्स, ये आपके पास स्मॉल एम के बेस में गया और डिवाइडेड बाय लॉग एम, और ये ए हो गया। पहले तो सभी को बात क्लियर हुई। बेस चेंज हमने क्या किया, हमारे पास ए बेस था, मुझे एम बेस में जाना था, तो हमने क्या किया, इसे लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। बताओ ये दोनों का कॉमन आपके पास बेस एम में गया। मैं चाहता हूं नहीं भाई हमें बेस एम में नहीं चाहिए, हमें ई में चाहिए, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं वो ई यूज करते हैं, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला पता है, मुझे ये फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, इसका फॉर्मूला मुझे पता है इज इक्वल टू 1/x। तो बताओ अगर मैं इसकी बात कहूं, बताओ इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बेस ई एक्स अपॉन लॉग टू द बेस ई ए। पहले तो इसमें पूरी क्लास में किसी कोई समस्या तो नहीं, हम जिस बेस में जाना चाहें हम उस बेस में जा सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब बताओ जो ये वैल्यू लिखी है मेरे पास, ई का हमें बेस चाहिए, तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई ए। बताओ वो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, बताओ ये जो भी लिखा है इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है भाई। ई की अपनी एक फिक्स वैल्यू और ए वैसे भी कोई कांस्टेंट है आपका। अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है डी बाई डी एक्स के हम बाहर ले जा सकते हैं इसे, तो 1/log ई ए, और ये किसके बराबर है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बताओ लॉग ई एक्स आ जाएगा। अब बताओ ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बताओ ये क्या हो जाएगा, 1/log ई ए इज इक्वल टू, बताओ ये क्या, इंटू आपके पास आ जाएगा 1/x। पहले तो आप पूरी क्लास मेरी बात से सहमत है? बस आप ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन का बताया आपको। तो हमारे पास क्या थे, कुछ फॉर्मूले तो हमें एज इट इज मगअप करने, और कुछ का हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है, जैसे ये सब केसेस हुए, ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होते हैं। अब देखो, अब देखिए सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो। अब देखो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है log a टू द बेस ई, हम ऐसे बोलते हैं log a टू द बेस ई। ठीक, ध्यान देना। बताओ अगर इसको मैं किसी कॉमन किसी दूसरे बेस में लेके जाऊं, तो हम इसको कैसे लेके गए, log m, log a टू द बेस m, बेटा log e टू द बेस m। बताओ ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब बताओ इसको मैं क्या लिख देता हूं, दिस इज 1/, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log e टू द बेस m डिवाइडेड बाय log a टू द बेस m लिख सकता हूं। ठीक है ना।
अब देखो जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो क्या होता है, लॉग ए ऊपर आता है, लॉग ई डिनोमिनेटर में आता है। अब बताओ ये जो लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए है और न्यूमरेटर में ई है, तो बताओ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लॉग ई टू द बेस एम। पहले बताओ ये आपके पास बात क्लियर है या नहीं बेटा? इसमें कहीं से भी 1% भी जो है ना आपके फिजिक्स नहीं है, सब प्योरली मैथमेटिक्स की बातें हैं। बस यही है कि हम लोग जैसे ही काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, ये सब चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, तो बस एक साथ कलेक्टिव वे में मैं आपको करा दे रहा हूँ। हाँ, बेस ये सब एक बार बेटा फिर से समझ लो, नहीं तब ध्यान दो। नोट करना बंद करिए बेटा, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दे दूंगा, पहले मेरी बात तो समझ लो यार आप लोग। क्या था, लॉग ए टू द बेस ई। अब बताओ बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, मैं कोई कॉमन बेस एम में जाता हूं, लॉग ए टू द बेस एम, लॉग ई टू द बेस एम, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 1 अपॉन इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आया, बताओ लॉग ई टू द बेस एम, लॉग ए टू द बेस एम। अब बताओ अगर ये लिखा हुआ है तो बताओ इसको अगर मैं अब ये कॉमन बेस हटाऊं तो बताओ इसे लॉग ई टू द बेस ए लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करता हूं तो वैल्यू बताओ उसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। देख लो यहां पर बेस ई था, यहां पर आपके पास बेस ए था, बताओ हमने इसको इंटरचेंज किया, बताओ वैल्यू आपके पास क्या हो गई, बताओ रेसिप्रोकल हो गई। अगर रेसिप्रोकल हो गई तो जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है, बताओ इसको अगर मुझे चेंज करना है, मुझे न्यूमरेटर में लाना है, तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ई टू द बेस ए और इनटू 1/x। पहले तो मेरी बात से सहमत? बेटा ये सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास, ये बेस चेंज वाला फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। क्विकली नोट करिए बेटा। और हमें लॉग का बेटा भी बहुत जरूरत पड़ेगी, एक्चुअली इसके बाद जो हम लोग चैप्टर की बात करने वाले उसमें एरर एनालिसिस की बात करने वाले हैं, और एरर में हम लोग लॉग फंक्शन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। आई थिंक सभी को बात क्लियर होगी, ये हटा दो ना। तो देखो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले की अगर बात करें तो एक एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हुआ जिसका डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। सेकेंड हमने एक फॉर्मूला आपको बताया ई की पावर एक्स, ई बेटा अच्छा ये भी ध्यान रखना, ई की पावर एक्स इसी को कई जगह ऐसे लिख जाता है एक्सपोनेंशियल एक्स, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ई की पावर एक्स या फिर इसको ई एक्स भी लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स, इसका मतलब वही है, ई की पावर एक्स ही है आपके पास। चले अब ध्यान दीजिए मेरी तरफ सभी लोग। तो सेकंड हमारे पास क्या था, ई की पावर एक्स जिसका फॉर्मूला ई की पावर एक्स था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की थी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले मगअप कर लिए। और लास्ट हमारे पास एक फंक्शन ये आ गया, लॉग फंक्शन की बात करें जहां पे हमने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका मतलब ये क्या होता है, 1/x। बेटा ध्यान रखना इसको हम लोग लॉग टू द बेस ई एक्स, इसको हम लोग कई जगह
कई स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखना वहां पे ln लिखा होता है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है ना? नेचुरल लॉगरिथम का मतलब है कि हमेशा बेस में क्या होगा, वो ई होगा। तो जब भी कहीं पे भी ln लिखा हुआ है, ln का मतलब उसका बेस फिक्स्ड हो गया, वो ई है, विच इज 2.71। ठीक है ना? और ये सब चीजें बेटा बहुत आसान है, वो आप लोग अब पहली बार, एक 10th के बाद ये सब चीजें पहली बार नाम सुन रहे हो, फंक्शंस पढ़ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, बट ये पार्ट बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा, ऐसा मत सोचो कि हम एकदम से फॉर्मूले मगअप कर लें, मतलब ब्लाइंडली जो है ना, रट्टाफिकेशन चालू है आपका, मत ऐसे मत याद करें जो दिन। अभी जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना, मैं क्वेश्चन में जब अप्लाई करूंगा, तो धीमे धीमे आपको अपने आप फॉर्मूले मगअप हो जाएंगे। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन मत इसमें करिए बिल्कुल। चलिए अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूले की बात करते हैं। हम प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर दो फंक्शंस हैं, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ, तब क्या करेंगे? अभी तो मेरे पास सिंगल सिंगल फंक्शंस हैं। मेरी तरफ ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग। जैसे मेरे पास कोई भी लेट एक फंक्शन f1x है। अब कुछ भी लेट करते हैं, f1x मेरे पास लेट e की पावर x है, और एक फंक्शन f2x है, विच इज एक्स स्क्वायर। ये कोई भी दो फंक्शन हम लोगों ने दिए। ठीक, कोई भी दो फंक्शन है। अब अगर मैं इस पर ऐसे केस की बात करूं, जहां पर दो फंक्शन है, और मेरे पास फॉर्मूले में पूछा क्या गया, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। मतलब हमसे पूछा गया डी बाई डी एक्स ऑफ f1x और इंटू f2x। ये मेरे पास फॉर्मूला है, f1x इंटू f2x। मैं तो बेटा ध्यान दो सभी लोग। अब ऐसा हमने अलग अलग तो पढ़ा है, हमें ये पता है, अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स होगा, ये हमें आता है। मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है कितना होता है, 2 into x की पावर 2 n into x की पावर n-1, विच इज 2x। लेकिन अब इन दोनों को एक साथ अगर मैं करूं, तब ये वैल्यू क्या होगी, अब ये मेन क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, इसका फॉर्मूला आपको एज इट इज मगअप करना है। दो फंक्शन दिए हैं, क्या करो, एक फंक्शन को एज इट इज रखो, और एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। कोई इसमें ऑर्डर नहीं है। अब क्या करो, जिसको तुम डिफ्रेंशिएट कर चुके हो उसको एज इट इज रखो, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। ये हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल सा। मतलब एक फंक्शन को क्या करना है, आपको एज इट इज रखना है, एक को डिफ्रेंशिएट करो। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, जिसको तुम डिफ्रेंशिएट कर चुके हो उसको एज इट इज रखो, और अगले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। ये आपके पास है, रुक जाना बेटा अभी। जैसे मेरे पास ये, मैं इसकी बात करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये बेटा इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, किसी को पहले डिफरेंशिएट कर दो, किसी को बाद में डिफरेंशिएट, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर को ये लिया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को एज इट इज रखेंगे, और यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। बात सभी को। अब देखो, जब ये फंक्शन मैं लिख रहा हूं ना, अब बताओ इसकी वैल्यू, एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर ई एक्स स्क्वायर का, 2 into x की पावर 2 - 1, बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 2x इंटू ई एक्स। नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग। और बेटा जो आपको मैथमेटिक्स वाली जो लेक्चर शीट आपको मिली है, उसमें सारे फॉर्मूले आपके पास दिए हुए हैं।
तो उसमें एक तरफ से फॉर्मूले जो है ना थोड़ा सा मगअप करना स्टार्ट कर दो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले वो तो आपको पता ही होने चाहिए। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या है। तो सारे फॉर्मूले आपको गिवन है शीट में, उनको एक तरफ से जो है ना सभी मगअप करिए। अब देखो, अब इसी को हम लोग नोट कर लिया ना सबने। मेरे पास अगर मैं बात करूं, बेटा कुछ नहीं मैंने किया यहाँ पर, बहुत बेसिक सा है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया था, हम क्या करें एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को एज इट इज रखते हैं, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको एज इट इज रखते हैं, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे ये e की पावर x था, x इसमें कोई भी फर्स्ट सेकंड लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x को डिफरेंशिएट किया। अब e की पावर x को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, इसकी वैल्यू कर दो, पक्का। अब देखो, अब इसी को और मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको जनरल बात करूं, इसका जनरल केस क्या है, लेट मेरे पास यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ, ये दिया हुआ है f1x इंटू f2x इंटू f3x। मेरे पास 3 डिफरेंट फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब बताओ मैनेज कर लोगे, क्या करना है, यही सेम ट्रिक, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दो को एज इट इज, मतलब f2x इंटू f3x, बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। एक को डिफरेंशिएट किया, दो को एज इट इज रखा, प्लस अब मैंने क्या किया, f1x इंटू f3x, अब सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, प्लस बताओ अब क्या होगा, f1x इंटू f2x, बताओ किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपका f3x। नोट करिए बेटा फॉर्मूला, ये आपके, हम वन बाई वन एक एक को डिफरेंशिएट बस करते रहते हैं। ओके, बात सभी को क्लियर। अब देखो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अब इसी में हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूले की बात करें। अब देखो डिवीजन फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, अब इसमें कई लोग कहना होता है सर इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेते हैं ना, एक फंक्शन हो गया f1x और दूसरा फंक्शन हो गया 1 अपॉन f2x। अरे हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई वे में याद रखते हैं ना। तो अगर मैं इस केस की बात कहूँ, ये आपके देखो यहाँ पर न्यूमरेटर वाले को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, डिनोमिनेटर वाला सेकंड फंक्शन। अब इस केस में कंडीशन है, हमें f2x को एज इट इज रखना है पहले, और हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन मतलब न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और ये आपके पास होगा, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ एफ f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर क्यों ऑर्डर मैटर कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर इसलिए मैटर कर रहा है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है, और अभी तक क्या था आपका, पॉजिटिव साइन था, तो फर्क ही नहीं पड़ता था कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। बट यहाँ पे आप अगर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या कर रहा है, वो मैटर कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये डिवाइडेड बाय, कंप्लीट डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा है आपका, जो सेकेंड फंक्शन है f2x उसका होल स्क्वायर, ये है हमारे पास।
तो अगर मैं इस केस की बात करूं, मेरे पास ये क्या आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स, दिस इज एफ टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, पहले न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एफ वन एक्स को एज इट इज रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस टू अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11, बेटा जल्दी से बताओ क्या होगी वैल्यू, डिफरेंशिएट करिए। अरे कुछ नहीं भाई, सीधे सीधे जो फॉर्मूला बताए डायरेक्टली अप्लाई करो। पहले फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए सभी। बेटा इसका आंसर मत टाइप करिए, बस सिर्फ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो हैंड रेज कर दीजिए। क्या आएगा भाई इस केस की अगर मैं बात करूं, बताओ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11, तो ये एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस टू माइनस, अब ई की पावर एक्स प्लस टू एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11, ठीक, और डिवाइडेड बाई, बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज एफ टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर, ये तो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो ये तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11 एज इट इज, बताओ e की पावर x प्लस टू, बताओ ये लीनियर है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो बताओ मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर, इनटू 1, और बाकी ये क्या रहेगा, e की पावर x प्लस टू एज इट इज, देख लीजिए बेटा। अब डायरेक्ट करते हैं यार हम लोग यहाँ पे, माइनस e की पावर x प्लस टू, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, बताओ ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, और 11 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय, बताओ क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। पहले तो पूरी जनता मेरी बात से सहमत है? अब इसको तो यार कॉपी मत करिए यार, ये तो खुद से अटेम्प्ट करिए सभी लोग। अरे बेटा भावेश, इसमें ट्रिक कौन सी मैंने लगाई है? अरे ये तो बस यही बताया ना कि तुम्हारे पास अगर ई की पावर, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी, क्या बताया है, ए को बाहर रख लेते हैं, उसको एज इट इज ई की पावर एक्स प्लस बी कर देते हैं, समझो बेटा, ध्यान दो। अब बताओ यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, बस उसको मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, ये आपका इधर, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू टू इंटू, क्लियर, नोट कर लो।
भाई ये डिनोमिनेटर 3x² प्लस 11, बात सभी को क्लियर? तो ये आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड केसेस हैं, हमने डायरेक्टली इसको किया। अरे बेटा आप सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, अभी हम यहाँ पर इतना बेसिक सॉल्व करना तो आप सभी को आता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, वो तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझा रहा हूँ। अब इसको फर्दर मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना ये तो आपको आता ही है यार, मैथ्स में तो वैसे भी आप लोगों के जलवे हैं यार। क्लियर? चले अब ध्यान दो, एक और मैं केस आपको दे रहा हूं। डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब 4t प्लस 5, करिए बेटा जल्दी से। साइन क्यूब 4t प्लस 5, बेटा टाइम लीजिएगा बट बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे चाहिए। कुशाग्र गलत है बेटा। एक्चुअली देखो बेटा, आपको डिफरेंशिएशन की क्लास लेने का सिर्फ मोटिव ये है, अगर सिर्फ मुझे फॉर्मूले याद कराने होते तो मैं आपको फॉर्मूला शीट मैंने दी है, मैं कह देता ये मगअप कर लो बस कर। एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूले बेसिक होते हैं और दूसरा होता है उसका एप्लीकेशन। अब ये हमारे पास एक एप्लीकेशन दिया है, अब ये डायरेक्टली कोई फॉर्मूला बेस नहीं है, इसलिए मुझे एक क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। देखते हैं, कई लोगों ने आंसर्स करेक्ट किए हैं। नहीं तब ध्यान दो, मैं हेल्प करता हूं आप लोगों की। देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं। दिस इज डी बाई डी टी ऑफ, ये साइन ऑफ 4t प्लस 5 की बताओ पावर एक तरीके से क्या है, क्यूब है, देख लो। अरे साइन क्यूब का ही, मैं तब ध्यान देना। अब मेरा फंडा देखो क्या है, अब बताओ अगर मैं इसको कैपिटल एक्स लेता हूं साइन, तो बताओ ये यही तो हुआ, डी बाई डी टी, ये सब आप डायरेक्ट आपको एक टाइम में करना होगा। बताओ ये कैपिटल एक्स क्यूब, अब ये कैपिटल एक्स ये टी है, बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी कैपिटल एक्स। बताओ ये क्या होगा, डी एक्स क्यूब बाय डी कैपिटल एक्स, और इनटू बताओ क्या हो गया, डी कैपिटल एक्स बाई डी टी। बताओ इसका क्या हो जाएगा, 3x² n इंटू एक्स की पावर n-1, और इंटू बताओ क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। अब बताओ x किसे लिया था बच्चा हमने, x लिया था साइन 4t प्लस 5। अब अगर इसका dx बाई डी टी निकालना है, दैट मीन्स मुझे निकालना है d बाई डी टी ऑफ साइन 4t प्लस 5। बताओ साइन x का होता है कॉस x। अब बताओ ये आपका लीनियर है, तो x का कोफिशिएंट जो भी है या t का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा 4, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। बताओ कॉस 4t प्लस 5। बताओ dx बाई डी टी की वैल्यू अगर यहाँ रखें 3 इंटू एक्स, क्या हो गया आपका 40/5 का, एक्स आपके पास था साइन ऑफ 4t प्लस 5
का होल स्क्वायर और dx बाई dt की वैल्यू थी 4 इंटू कॉस ऑफ 40 प्लस 5। देख लीजिए बच्चा। तो मेरे पास फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, ये दिस इज 12 इंटू साइन स्क्वायर 40 प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 40 प्लस 5। बेटा कितने लोग थे जिनका आंसर सही था? हैंड रेस करिए बेटा। मैं एक सेकंड, रुकना रुकना, मैं सबके पहले रिमूव कर दूं नोटिफिकेशन। हाँ आप करिए सब लोग। कितने लोगों ने मेरे से पहले सही किया था? गुड बेटा, बाकी लोग नोट कर लीजिए जिन लोगों का गलत हो गया। बेटा हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब ये आपके पास, इसको ऐसे लिखे डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ 40/5 इंटू साइन ऑफ 40/5। बट इससे अननेसेसरी आपका ज्यादा टाइम लगेगा। आंसर इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, इससे भी आपका करेक्ट आंसर ही आएगा। आप इस तरीके से भी प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अच्छा एक बार मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है, एक बार देख लो भाई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई। देखो नहीं था बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोग। जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तुरंत टेक्स्ट किया करो यार, ठीक। हमारे पास ये फंक्शन था बेटा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। साइन ऑफ 40+5, ये साइन क्यूब 40+5। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया साइन 40+5 का होल क्यूब। अब मुझे ऐसा फंक्शन होल क्यूब वाला एक ही आता है, मतलब एक्स की पावर एन वाला। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को कैपिटल एक्स एज्यूम कर लिया। तो बताओ ये डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एक्स क्यूब हो गया। ध्यान देना। अब अगर ये कैपिटल एक्स है, ये टी है, भाई नहीं चलेगा। डीएक्स डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बताओ डीएक्स को इधर ले गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और ये मेरे पास क्या आ गया, डीएक्स बाई डी टी। अब बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x की पावर 3-1 एन एक्स की पावर n-1 इंटू डीएक्स बाई डी टी। अब बताओ 3 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये तो यहां तक आ गया। अब मुझे dx बाई डी टी की वैल्यू निकालनी थी। x हमने इसको लेट किया था, dx बाई डी टी, डी बाई डी टी साइन ऑफ 40। अब बताओ x का कोफिशिएंट या t का कोफिशिएंट 4 है, तो वो बाहर आ गया। साइन का कॉस होता है, इसको मैंने कॉस लिख दिया, वैल्यू को पुट किया, इस वैल्यू, यही तो हमारे पास आंसर आ गया। आई थिंक पूरी क्लास मेरी बात से सहमत है। अब देखिए, नोट कर लीजिए बेटा। और बाकी प्रोडक्ट फंक्शन से भी आप कर सकते हो। आप सभी लोग बेटा हेडिंग डालिए। इसी में एक कंसेप्ट और आता है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा आप लोग ध्यान नहीं देते, तो ये क्या लिखा, ये ax प्लस बी जैसा लिखा हुआ है। तो x का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। और सिंपल साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो cos ऑफ 40+5 कर देते हैं। थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए सभी लोग। यही तो हमने बताया, साइन ax प्लस बी का क्या होता था डिफरेंशिएशन। a जो है ना बाहर आ जाता था, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ax प्लस बी। तो बताओ यही तो किया। यहाँ पे t था, x नहीं था। तो बताओ ये a की जगह 4 था, तो 4 को बाहर ले लिया cos की। कृतिका मेरी बात से सहमत? जैसे आपको यह प्रॉब्लम, ये फॉर्मूले लिख लिया करो कि हमारे पास कौन सा रेफरेंस फॉर्मूला है जिससे हमने डायरेक्टली ये वैल्यू लिया। अब सब लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्लियर है ना भाई, जिसका भी डाउट। अब मेरी तरफ बेटा ध्यान दो।
देखो जैसे हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। अब इसमें हमारे पास हम लोग बात करते हैं, हम लोग डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव मतलब वही डिफ्रेंशिएशन। जैसे ये लिखा हुआ d2 बाय dx2 fx। फिर आप अभी नोट मत करिएगा आप लोग। हमारे पास क्या है, d2 अपॉन dx2 fx। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे fx को दो बार डिफ्रेंशिएट करना। कितनी बार मुझे डिफ्रेंशिएट, दो बार डिफ्रेंशिएट करना। देखो जैसे इसको देखो समझिए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैं लिखूं d2 बाय dx2। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेट x की पावर 4। बहुत एक आसान सा एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज d बाई डी एक्स और इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4। ये d2 बाई डी एक्स। अब ये मत बोलना सर ये दो थे तो d2 कर दिया, यहाँ पर अरे ये d को भी तो d2 करो। नहीं बेटा, वो उसका मीनिंग होता है जब d2 बाई डी एक्स टू का मतलब होता है हमें पहले से एक बार dy बाई डी एक्स करना है, और एक बार जब dy बाई डी एक्स कर ले फिर उसके बाद फिर से उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब सेम फंक्शन को हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना। क्लियर ना? अब ये तो नहीं किसी को लग रहा ना कि यहाँ पर दो बार x था तो x2 किया, दो बार d था तो d2 किया, तो यहाँ पर भी 2 लिखो। अरे भाई वो तो इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है। डन। ओके, अब बताओ dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ये तो हमें पता है क्या हुआ, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक, एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर से डिफ्रेंशिएट हमें करना है। तो बताओ ये 4 तो बाहर आ जाएगा। बताओ ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा। बताओ इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 इंटू 3 की पावर x2 माइनस 1। बताओ ये कितना हो गया, 12x के बराबर हुआ। तो हमें ये भी कई जगह मिलेगा जहां पर वो डबल डेरिवेटिव की बात करेगा, मतलब हमें दो बार वहां पर उसे डिफ्रेंशिएट करना है। नोट करिए, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, 12x²। हाँ बेटा, इसका मैं ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ क्यों हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ध्यान दीजिए बेटा मेरी तरफ सभी लोग। देखो मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग बहुत जगह एप्लीकेशन की बात करेंगे। कई जगह हमें मिलेगा कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर मिनिमम क्या है, कितना मिनिमम टाइम लगेगा, कितना मैक्सिमम टाइम मिलेगा। मतलब बहुत जगह हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम। जैसे मेरे पास ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो गिवन।
और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मुझे ये ग्राफ कुछ इस तरीके ऐसे दिया गया, ये ऐसे ग्राफ। अभी कोई भी कुछ नोट नहीं करेगा, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास, दिस इज x1, अभी नोट नहीं करना आप लोगों को। ये आपका पॉइंट x2, और यहाँ पर बात करें ये पॉइंट आपके पास x3। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया था और ये इस तरीके से ग्राफ था। अब जो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन में पढ़ा है उसका वही एप्लीकेशन है आप क्लास में। अब देखो, जब मैं इस ग्राफ को देखूं, बताओ आपको ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है? कहीं पर हमारे पास वैल्यू इंक्रीज कर रही है, कहीं पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और कहीं पर वैल्यू मैक्सिमम है, और किस पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर वैल्यू आपके पास मिनिमम है। ऐसा कुछ वेरिएशन दिया हुआ है। जरा इस रीजन को सभी लोग स्टडी करो, इस वाले रीजन को, इतने वाले रीजन। बताओ इसमें कहीं पर भी आप अगर कोई टैंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पर भी टैंजेंट ड्रॉ करो, बताओ पक्का यहां पर ये जो थीटा आने वाला है, बताओ वो एक्यूट एंगल है? मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। मतलब इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर स्लोप, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं, या फिर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो dy बाई dx है। और बताओ क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ या ना? इसका मतलब इतने रीजन में, इस वाले रीजन में बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या है आपके पास? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैं आपको बता चुका हूं, हमारे पास कभी भी dy बाई dx, या जिसे स्लोप बोलते हैं tan थीटा, इसका ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है बच्चा? जरा रिप्लाई करो मुझे। कभी भी स्लोप पॉजिटिव है इसका क्या मीनिंग होता है? एग्जैक्टली exactly. कई लोगों ने आंसर मुझे, यहाँ पर इसका मतलब है अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, या फिर मैं बोलूं x डिक्रीज कर रहा है तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये यही तो मीनिंग होता है। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस पर्टिकुलर रीजन में, तो जहां पर dy बाई dx अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर x इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी आपके पास। क्लियर? अब देखो इस रीजन की बात करते हैं। बेटा मेरी तबियत ध्यान दीजिए सभी लोग। सेकंड वाले रीजन की बात करते हैं। अभी नोट करना बेटा बंद करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इस वाले फंक्शन को समझते हैं। बताओ यहां पर कहीं पर भी टैंजेंट ड्रॉ करो। अगर आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, बताओ ये जो थीटा आएगा, बताओ ये थीटा आपके पास क्या है इस केस में? बताओ ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ये एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है तो बताओ यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है। बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्लोप विच इज tan थीटा, वो होता है dy बाई dx। बताओ dy dx की वैल्यू निगेटिव, तो इस पूरे इंटरवल में बताओ dy बाई dx की वैल्यू निगेटिव है। और निगेटिव होने का मतलब मैं समझ रहा हूं, जैसे जैसे x हम इंक्रीज करेंगे बताओ y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ऐसे ही तो हो रहा है। देखो यहाँ पर x इंक्रीज कर रहे थे, वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही थी, और जैसे मैं इस वाले रीजन में आया, बताओ x इंक्रीज कर रहे हैं, बताओ वैल्यू लगातार आपके पास क्यों रही, वो डिक्रीज करे। बेटा पहले इतना डायग्राम बनाइए सभी लोग, कंप्लीट करिए। आप लोग बेटा इसका मैग्नीफाइड डायग्राम थोड़ा बनाइएगा अपनी नोटबुक में।
मैं इसको इधर भी मेंशन कर दे रहा हूं। अगर आपका स्लोप tan थीटा विच इज dy बाई dx ये निगेटिव है, इसका मतलब है x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज होगा, और या फिर x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज होगा, अपोजिट नेचर। मैं इसको मैं tan थी यहाँ पर, वो तो कहीं से भी थीटा ले लो, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये थीटा आपका पक्का क्या है, ऑप्टिक्स एंगल। पक्का। अब बताओ, इस रीजन की बात करते हैं, इस वाले रीजन में। सभी लोग बेटा ध्यान से देखो, इस रीजन में अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बताओ फिर से ये स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है। बताओ इस रीजन में tan थीटा dy बाई dx, बताओ क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है? इसका मतलब यहाँ पे x इंक्रीज करेगा तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसीलिए देखो ये फंक्शन आपके पास इस तरीके से मिल रहा है। पक्का। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी dy बाई dx की वैल्यू चेक करके तुरंत ये बता सकते हैं कि यहाँ पर x के इंक्रीज होने के साथ साथ y इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ये बात तो पूरी क्लास को समझ में आ गई। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर x के साथ y इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, x के साथ y डिक्रीज कर रहा है, और इस वाले इंटरवल में x के साथ y इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी स्लोप आपके पास पॉजिटिव है। क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात और ध्यान से देखो, मेरे पास यहां पर कुछ ऐसे भी पॉइंट है जहां पर स्लोप आपके पास जीरो है। देखो इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर देखो स्लोप की बात करें, बताओ यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट बताओ क्या है, जीरो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बताओ स्लोप ऑफ टैंजेंट बताओ क्या है, यहाँ पर जीरो। और यहां पर बात करें, बताओ इस केस में स्लोप ऑफ टैंजेंट की बात करें तो ये आपके पास जीरो के बराबर है। पक्का बेटा आप सभी लोग थोड़ा ध्यान देना, इसमें फिर से आपको थोड़ी सी समस्या होगी। अब देखो बेटा, आप नोट करना सभी लोग बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हमें पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ टैंजेंट की बात करूं, या सिर्फ स्लोप लिखो या स्लोप ऑफ टैंजेंट, विच इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई, मतलब टेंजेंट का स्लोप अगर जीरो हो गया, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास एक ये पॉसिबिलिटी है, और ये हमसे कह रहा है कि यहां पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमा है। ध्यान से समझना, ये कह रहा है यहां पे अगर मैं बात करूं, बताओ ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये कह रहा है यहां पर मिनिमा है, क्योंकि यहां पर मिनिमम वैल्यू है। और ये कह रहा है भैया यहाँ पे तो लगातार वैल्यू जीरो है, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, जहां पर x तुम चेंज करते जा रहे हो बट y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब अगर किसी ने तुमसे कह दिया कि स्लोप ऑफ टैंजेंट जीरो है, तो हम बता ही नहीं सकते। हम कहेंगे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहां पर मैक्सिमा हो सकता है, वहां मिनिमा हो सकता है, वहां पर कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। जबकि इन सब केसेस में हम बड़ा क्विकली रेस्पॉन्ड करते थे। किसी ने कहा स्लोप पॉजिटिव, हम कहते थे एक्स के साथ वाई इंक्रीज करेगा, स्लोप निगेटिव एक्स के साथ वाई डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ये केस आया, तो मैंने कहा हम यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, हम यहाँ मैक्सिमा की बात कर रहे होंगे, हम यहाँ पर मिनिमा की बात कर रहे होंगे, और हम यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी किसकी है, हम कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे होंगे।
बेटा पहले नोट करिए, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं सब कुछ। मैं एक केस आज की क्लास में आपको समझाऊंगा, बाकी दोनों केसेस ये आपको खुद से समझने हैं। मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूं, यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमा की बात कर रहा हूं। बस सभी लोग इसमें एक पॉइंट नोट करिए मैक्सिमा में। देखिए एट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन is maximum, value of function is maximum with respect to neighboring point, with respect to neighboring points। देखो मैं जब बोल रहा हूं ना नेबरिंग पॉइंट्स का, हमारे पास ये मैक्सिमा है क्योंकि इसके अड़ोसी पड़ोसी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू ज्यादा है। मतलब जैसे मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ, हमें यहाँ पर मैक्सिमा की बात की है, तो ये मैक्सिमा है क्योंकि यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमा है क्योंकि नेबरिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमा है। तो ये सभी जितने भी मैक्सिमा है, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? दीज आर मैक्सिमा। मतलब यहां पर कोई हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल की बात की जाए, वहां पे कई सारी क्लासेस हैं। तो जब मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पे बात कर रहा हूं कि क्लास टॉपर कौन सा है, तो हम हर क्लास का एक टॉपर ले रहे हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड का एक टॉपर है, थर्ड स्टैंडर्ड का एक टॉपर है, फोर्थ स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है। तो हम हर क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। हम जो टॉपर्स हैं उनको आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक अलग क्लास का टॉपर है। थर्ड स्टूडेंट का जो टॉपर है वो अपनी एक अलग क्लास का टॉपर है। तो हम लोग यहाँ पर इन सभी मैक्सिमा को काउंट कर रहे हैं। हम कोई यहाँ पर एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं। इन सभी में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते। तो इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, एट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट्स। मतलब अड़ोसी पड़ोसी के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू क्या आपके पास है, वो मैक्सिमम है। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा, यहाँ पर वो क्लियर है सभी को? ओके अब देखिए, अब अब मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। क्योंकि अगर मेरे पास आप कहोगे अरे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, अरे डेरिवेटिव जीरो है तो यहाँ मैक्सिमा मिनिमा कांस्टेंट फंक्शन तो तीनों ही हो सकते हैं ना। हम किसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली? मैक्सिमा की। अब हम लोग कंडीशन की बात करते हैं, बट अभी नोट नहीं करेगा कोई भी। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जैसे ये आपके पास कोई फंक्शन, ये मैक्सिमा दिया हुआ, ये हमारे पास मैक्स, सिर्फ हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, नहीं तब बताओ अगर मैक्सिमा अगर ये है आपके पास, तो यहाँ पर स्लोप बताओ क्या है? बताओ यहाँ पे स्लोप कितना है? जीरो। ठीक, अगर मैक्सिमा की बात करूं, या हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक, हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं। बताओ इस पॉइंट की बात करें, तो बताओ यहाँ पर अभी नोट मत करिएगा आप लोग, θ1। बताओ इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, स्लोप θ2।
मैं इस पॉइंट की तरफ जाऊं तो ये θ3, और फाइनली जब मैक्सिमा की तरफ गए तो बताओ स्लोप क्या हो गया, 0। एक बात पे ध्यान देना, जब हम मैक्सिमा को अप्रोच कर रहे हैं, बताओ स्लोप और टेंजेंट पहले ज्यादा था, फिर बताओ और रिड्यूस हुआ, फिर बताओ और कम हुआ, और फाइनली बताओ मैक्सिमा जाके 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं एक्स को इंक्रीज कर रहा हूं, बताओ स्लोप आपके पास क्या हो रहा है, बताओ स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हाँ या ना? जैसे एक्स, बेटा नोट करना सभी लोग बंद करिए, सभी लोग नोट करना बंद करिए। बताओ एक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक केस मैं आपको यहां करा रहा हूं, बाकी सारे केसेस आपको घर से अटेम्प्ट करके आने। एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप आपके पास डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, आप सभी को ये सब नोट कर लिया? अरे हाँ ना बोलो यार, नोट हो गया ना ये सब? अब देखो, और आपने भी देखा कि अगर x इंक्रीज कर रहे हैं और y डिक्रीज करता है, तो इसकी कंडीशन होती है dy बाई डी एक्स, स्लोप बताओ ये निगेटिव होता है, ये आपको सभी को पता है, ठीक? और मैं क्या देख रहा हूं यहां पर, x के इंक्रीज करने पे बताओ यहाँ पर स्लोप की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, tan थीटा की वैल्यू और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, और फाइनली वैल्यू बताओ क्या हो गई, वो 0 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, x जब इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो रही बच्चा, बताओ डिक्रीज कर रही है, ठीक? इसका मतलब अगर x के इंक्रीज करने पे y डिक्रीज करता है, तो बताओ उसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, निगेटिव। तो अगर यहाँ पे x के इंक्रीज करने से स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बहुत ध्यान देना बेटा, और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप निगेटिव होना चाहिए, आप जानते हो स्लोप होता है खुद डी वाई बाई डी एक्स, तो बताओ ये यहां से कंडीशन क्या आ गई, डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग इन शॉर्ट लिख देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अभी कई लोग पूछ रहे थे सर ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होगा, हम कहेंगे सबसे पहले चेक करो वहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और दूसरी वैल्यू की बात करें, अब वो आपके पास मैक्सिमा है, तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो निगेटिव आएगी। ये पक्का है, ये श्योर शॉट है, दिस इज द कंडीशन। अरे थम जाओ थम जाओ, नहीं चमका ना, मैं चमकाता हूँ, रुक जाओ। मेरी तो बेटा ध्यान दो, थोड़ी सी चीजें बेटा कंसेप्चुअल है, थोड़ा टाइम दो, समझने की कोशिश करो। और मैं बार बार कहता हूँ मगअप मत करो यार, अब ये 9th 10th नहीं है यार, और ना ये 11th 12th है। अब यार आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पे हमें कुछ नहीं पता होता है कहाँ से क्या आना है, तो यहाँ पे आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मैं आपकी फिर से मदद करता हूँ, नोट करने के चक्कर मत पड़ो, नहीं नोट कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट आपको लेना आता है, इतने तो स्मार्ट हो आप सभी लोग, ठीक? तो मेरी बात पे बहुत ध्यान दीजिए, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो। पूरी क्लास को ये पता है ना, जब x इंक्रीज करता है y डिक्रीज करता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, ये पूरी क्लास को पता है। अब बताओ मैंने यहां पर मैं मैक्सिमा की तरफ जा रहा हूं, तो बताओ यहां पर देखो, अगर मैं एक लाइन ऐसे रखता हूं, बताओ ये लाइन ऐसे रखता हूं, बताओ स्लोप बहुत ज्यादा है, आगे का स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, और फाइनली जब मैक्सिमा पे गया तो स्लोप 0 हो गया। तो जैसे जैसे हम इसकी तरफ जा रहे हैं, बताओ स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है। और अगर एक्स के इंक्रीज करने से स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, बताओ ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर एक्स के इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज करता है, तो डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है। तो यहां पर एक्स के इंक्रीज करने से स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप निगेटिव होना चाहिए। और स्लोप क्या होता है बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमें बचपन से पता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव, इसी को हम लोग इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई निगेटिव होना चाहिए। बताओ कंडीशन क्या आ गई, मैक्सिमा की कंडीशन डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव। बेटा आपको ये मगअप नहीं करना है, अगर सिर्फ मगअप करना होता तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखते, मैं आपको इतना कुछ समझा नहीं रहा होता।
पहले तो अब सभी को बात चमक गई। भाई कुछ तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार, ये बात चलो नोट करो। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर ये जितने भी मैक्सिमा हैं इन सभी पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड, सभी पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव। अच्छा बस एक काम आप लोग कर दो, फिर क्लास ओवर कर देते हैं। हमने मैक्सिमा की कंडीशन निकाली, अब इसी तरह आप लोग मिनिमा की कंडीशन, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर जस्टिफाई करके बताओ मिनिमा की कंडीशन क्या होगी। चालू हो जाओ बेटा। कई लोगों ने मुझे आंसर कर, अब बात करें कंडीशन फॉर मिनिमा। बस सभी लोग अपनी एनालिसिस चेक करिए, आप लोगों ने सही। अब देखो अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो मिनिमा का मतलब वही है, कोई एब्सोल्यूट मिनिमा जैसा नहीं है। अगर मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है तो हम इस मिनिमा की बात करें। ठीक, अब ध्यान से देखो, बताओ यहां पर तो स्लोप ऑफ टैंजेंट जीरो, हम इधर बात करेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट, देख लो ध्यान से। बताओ थीटा वन, बताओ हम यहाँ पे टैंजेंट की बात करें, स्लोप देखो इंक्रीज कर रहा है थीटा टू। मैं यहाँ पर बात करूं, अब क्लियरली आपको समझ में थीटा थ्री, बताओ एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस की बात करें, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो बताओ यहाँ पे स्लोप
विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू dy by dx, बताओ ये वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। और अगर x के साथ साथ y इंक्रीज कर रहा है तो पूरी क्लास को क्लियर है कि dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं यहां पर d by dx ऑफ, बताओ स्लोप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बताओ यहां पर d by dx ऑफ dy by dx, बताओ ये ग्रेटर देन 0, बताओ इस पर्टिकुलर केस में d2y by dx2, बताओ क्या होगा ये, बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव हुई। अगर d2y by dx2 अगर पॉजिटिव है तो बताओ इस केस की बात करें तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और पक्का सेकंड डेरिवेटिव आपके पास बताओ क्या होगा, पॉजिटिव। बताओ पूरी बात से सभी लोग सहमत। बेटा दूसरी साइड से भी अगर तुम स्लोप लोगे ना तो बस तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव स्लोप होगा। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं, देख लो एक सेकेंड, अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ यहां पर ये देखो, बताओ यहां अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, बताओ स्लोप की बात करेंगे, बताओ ये स्लोप आपके पास इंक्रीज ही तो होता जा रहा है। फाइनली बताओ पहले निगेटिव है, फिर लेस निगेटिव हुआ, फिर और लेस निगेटिव हुआ और फाइनली यहां आके 0 हो गया। तो एक तरीके से स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो कर रहा है। तो मैं इधर इसलिए लेता हूं क्योंकि इस साइड में स्लोप लगातार पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के लिए हमें ज्यादा आसान होता है जस्टिफाई करना। अदरवाइज हम कहे तो निगेटिव साइड से भी कह सकते हैं। मोहक और इन जिन लोगों का डाउट था आई थिंक क्लियर होगी सभी को बात, पक्का। अब एक केस यार आप लोग करना, अच्छा क्या है अभी कर लेते हैं यार, 1 मिनट लगेगा। कांस्टेंट फंक्शन की और कंडीशन बता दो यार, जल्दी जल्दी क्विकली, 1 मिनट लगेगा यार। अरे बेटा इसका याद नहीं करना यार, ये बताओ ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन नहीं याद करना, इसका मीनिंग सभी को क्लियर है, पक्का। ओके डन। अब करिए बेटा कांस्टेंट फंक्शन। सही बात, बहुत सारे लोगों ने तुरंत आंसर किया, सभी लोग करिए जल्दी से। सही बात है, पूरी कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया। अब मैं बात करूं कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन या कंडीशन की बात करता हूं। कंडीशन फॉर कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन में लगातार अगर मैं देखूं, बताओ हर जगह पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, बताओ हर जगह पे स्लोप कितना है आपके पास। अगर मैं बताओ 0, मतलब कांस्टेंट ही तो रहेगा स्लोप। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो एक्स के इंक्रीज करने पे बताओ हर जगह पे आपके पास स्लोप जो है ना वो आपके 0 है, इनफैक्ट वो एक तरीके से कांस्टेंट है। अब बताओ अगर स्लोप कांस्टेंट है तो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, बताओ अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा आपके 0। और बताओ ये क्या हुआ, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, बताओ ये 0 हो गया आपके पास। इसी को तो हम लोग लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, बताओ ये 0 ही तो हुआ आपके। तो इसका मतलब इसके लिए कंडीशन ये तो बहुत आसान हो गया, डी वाई बाई डी एक्स 0 एंड डी टू वाई बाई डी एक्स 2, ये तो पूरी क्लास का सही हुआ। ठीक, बस एक पॉइंट बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब मैं मिनिमा की बात करता हूं तो फिर से एक पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, मिनिमा मतलब वैल्यू इज मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट।
और जब मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं तब भी उसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट। मेरी बात से सभी लोग सहमत? तो बेटा ये डिफरेंशिएशन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास फिर यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो आपका ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, इसको अटेम्प्ट करिए, होता है नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, आप डाउटफुल हो, तो आप मुझे वो जो है ना व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। आज की क्लास फिर यहीं पर करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चा लोग।